और अब आगे बढ़ते हैं। देश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी है। इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस रिजर्वेशन पर सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। गरीब सवर्णों को आरक्षण, घमासान पर पूर्ण विराम। ईडब्ल्यूएस कोटे पर कोर्ट की मुहर, अब नहीं होगा कोई अगर मगर। बार बार जिस फैसले को लेकर बात होती थी, वो फैसला अब आ गया है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस रिजर्वेशन पर सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना, यानी अब ये आरक्षण जारी रहेगा। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस रविंद्र भट्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस और जस्टिस भट्ट ईडब्ल्यूएस के खिलाफ रहे, जबकि जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि केवल आर्थिक आधार पर दिए जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। 50% आरक्षण तय सीमा के आधार पर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि 50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि मैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी से सहमत हूं और ये मानती हूं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है और न ही ये किसी तरह का पक्षपात है। यह बदलाव आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी से सहमत होते समय मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आरक्षण का अंत नहीं है, इसे अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना ये निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए है। ये अभियान 7 दशक पहले शुरू हुआ था। डेवलपमेंट और एजुकेशन ने इस खाई को कम करने का काम किया है। वहीं इस फैसले के विरोध में 2 जजों ने भी फैसला सुनाया। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है और ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण अवैध नहीं है, लेकिन इसमें से एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर किया जाना असंवैधानिक है। मैं यहाँ विवेकानंद जी की बात याद दिलाना चाहूंगा कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाना है। ऐसी प्रगति बंटवारे से नहीं बल्कि एकता से हासिल की जा सकती है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल भेदभाव और पक्षपात है, ये समानता की भावना को खत्म करता है। ऐसे में मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को गलत ठहराता हूं। वहीं चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा, मैं जस्टिस रविंद्र भट्ट के विचारों से पूरी तरह से सहमत हूं। सामान्य वर्ग के गरीबों को दिया जाने वाला 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों में से 3 जजों ने इसे सही ठहराया। जस्टिस रविंद्र भट्ट और सीजेआई यूयू ललित अल्पमत में रहे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया था। इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया था। कानूनन आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी देश भर में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है वो 50% सीमा के भीतर ही है। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा है। उन्होंने कहा था कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ताकि बाकी 50% जगह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बची रहे। यह आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। यह बाकी के 50% वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है। वहीं फैसला आने के साथ ही अब प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं, जिसमें राजनीति भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राजस्थान के जयपुर में एक मिशनरी संस्था भारत के लोगों का धर्मांतरण कर उन्हें ईसाई बनाने की साजिश को अंजाम दे रही है, फैला रही है धर्मांतरण का आतंक।
आज दिखाएंगे आपको इसी संस्था का पर्दे के पीछे छिपा हर सच, और दिखाएंगे आपको कि धर्मांतरण की साजिश के पीछे आखिर कौन है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकार की नाक के नीचे धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है। जयपुर से 22 किलोमीटर दूर वाटिका की ढाणी बैरावाला इसका केंद्र है। ईसाई मिशनरी प्रदेश में धर्म परिवर्तन करवाने में जुटे हुए हैं। जयपुर के वाटिका शहर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को डराकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उन्हें बरगलाया जा रहा है। यहाँ तक कि हिंदू देवी देवताओं के पूजा पाठ से दूर रहने व उनकी तस्वीर एवं प्रतिमाओं को कुएं में डालने तक के लिए कहा जा रहा है। मामला सांगनेर सदर थाना क्षेत्र के वाटिका का है। यहाँ से जो लोग मतलब उसके जो प्लास्टर धर्मपाल है, यहाँ कोई बैरावाल ढाणी है हमारे वाटिका के अंदर, तो बोले वो सत्संग करता है वगैरह करता है, ऐसे कुछ बताया हमारे को। तो हम भी एक दो बार गए वहाँ पे, तो उन्होंने जैसे दीपावली से पहले 28 तारीख का सब इसका बड़ा प्रोग्राम था। इसने पोस्टरबाजी भी की थी, पोस्टर भी लगाए थे, 28 तारीख को बड़ा प्रोग्राम है। तो जैसे हम भी एक दो बार गए, उसके बाद तो ये बोलता है बोले लक्ष्मी जी को मत पूजो, आपके घर में कोई देवी देवताओं की तस्वीरें हैं उनको बाहर फेंक दो, ऐसे का मतलब लोगों को गुमराह करता है साहब। और डर दिखाता है कि मैं आपका भूत निकाल दूंगा, शराब पीना छुड़ा दूंगा, पता नहीं क्या क्या कहता है साहब। मैं तो एक दो बार गया था, बस इतनी सुनी। गरीब व एससी ग्रामीणों को लालच और डरा दिखाकर ईसाई में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुद को मिशनरी की मंडली बताने वाले लोग मूर्ति पूजा को खत्म कराने, हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने और महिलाओं को व्रत से दूर जैसे संदेश दे रहे हैं। ये यीशु की शरण में आने पर बीमारी से लेकर हर समस्या दूर करने का दावा कर रहे हैं। ये धर्म परिवर्तन का मामला हमारे संज्ञान में आया था। कुछ दिन पहले बच्चे बात कर रहे थे कि इसमें वाटिका में इस तरह से धर्म परिवर्तन हो रहा है। 15,000 लोगों का कार्यक्रम है जो अभी हमने सबने मिलकर कैंसिल करवाया है। ये धर्म परिवर्तन के मामले आज नहीं, पहले भी हमारे पास संज्ञान में आए थे, जिनका विरोध भी किया था और एक दो बार जाकर वीडियो बनाने की कोशिश भी की। बड़े बड़े हॉलों में बैठकर ये लोग धर्म परिवर्तन का मामला करते हैं, लेकिन बिना सबूत के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। वहीं धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों को जब उनके इस मिशन का पता चला तो उन्होंने इसका भांडाफोड़ किया। उसके बाद वो मिशनरी क्षेत्र छोड़कर फरार हो गए। वाटिका कस्बे में मिशनरियों का जमावड़ा लगा है, जो गरीब तबके के लोगों को लालच देकर धर्मांतरण का बड़ा खेल खेल रहे हैं। मिशनरियों का पूरा मिशन धर्म परिवर्तन करवाने में जुटा हुआ है। मिशनरियों द्वारा दलित समुदाय के उन लोगों को जो कि आर्थिक व शैक्षिक दृष्टि से बहुत कमजोर है, डराया धमकाया व पैसों का लालच दिया जा रहा है, वह उन्हें धर्म परिवर्तित करवाया जा रहा है। अपने ही लोगों में ऊपरी बाधा व भूत प्रेत का साया दिखाकर उनका इलाज करके लोगों को डराया जा रहा है, उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तित करवाया जा रहा है। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उन्हें भड़काया जा रहा है और यीशु मसीह के गुणगान किए जा रहे हैं, जिससे आकर्षित होकर हिंदू धर्म संगठनों ने मिशनरियों के खिलाफ मोर्चा खोला और तब से ही तमाम धर्म परिवर्तित करवाने वाले मिशनरी क्षेत्र से फरार है। अब देखना अहम होगा कि गरीबी में जीते लोगों की आस्था के साथ होते इस खिलवाड़ पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। भारत 24 के लिए जयपुर से दिनेश तेवड़िया की रिपोर्ट। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हुआ था। अब बिहार में मंदिरों के पंजीकरण को जरूरी कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि बिहार में इसकी जरूरत अचानक से क्यों आ गई। सवाल तो यह भी है कि क्या यहां भी मंदिरों की तरह मदरसों का भी सर्वे किया जाएगा।
धार्मिक स्थलों की सर्वे वाली सियासत की कहानी एक बार फिर नए रंग रूप में सामने आ गई है। इस बार मामला बिहार का है, जहां अब सरकार मंदिरों के सर्वे कराने की बात कह रही है। बिहार में जल्द तकरीबन 38 जिलों के 4000 मंदिरों का पंजीकरण किया जाएगा, जिसमें गैर पंजीकृत मंदिरों, मठ और न्यास का पंजीकरण होना है। बिहार के कानून मंत्री शमीम अहमद ने बताया है कि 3 महीने के अंदर यह पंजीकरण किया जाएगा। इस बाबत जिलों के अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जैसे राज्य के कई मंदिरों और पुजारियों और मठों के महंतों ने जमीन हस्तांतरित कर दी या बेच दी। इन घटनाओं के बाद ये जरूरी हो गया है। ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए है, सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो सरकार के पास आंकड़ा हो जाएगा। मठ मंदिर पे तरह तरह का विवाद जो हो रहा है, ये विवाद को हम लोग ख़त्म करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें है कि मंदिर में खास करके हमारे माननीय सदस्य, माननीय विधायक लोग, माननीय विधान पार्षद लोग, इस सूची में तय किया गया है कि जो मंदिर चयनित है, न्यास बोर्ड से रजिस्टर्ड है, उसमें आप सौंदर्यीकरण का काम करा सकते हैं, बाउंड्री का काम करा सकते हैं। ये लोग हम लोग कराने के लिए, इसको अच्छी करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। बता दें कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार बिहार के सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है। वहीं अब मंत्री जी के बयान के बाद सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। बिहार में नेता विपक्ष जहां इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है। इंटेंशन यदि सही है तब तो ठीक है, लेकिन गलत इंटेंशन है तो इसको करारा जवाब भी मिलेगा। विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाने का भी काम करेंगे कि नीयत सरकार की साफ होनी चाहिए। अगर सूची उनकी होती है, उसका लिस्ट सरकार के पास होता है, तो सरकार उस पर बेहतर निगरानी, बेहतर व्यवस्था सरकार कर सकती। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि आप जितना चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ छिपाने के लिए कुछ नहीं है। मंदिर का चंदा तो दरअसल दूसरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम तो कह रहे हैं अच्छी तरह चेक करिए, अच्छी तरह जांच करिए, और निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है उस पर न तो कुछ छुपाने वाले हैं, और हमारी बस इच्छा इतनी है कि हमारे यहाँ से जो लिया जाए वो कहीं न कहीं मंदिर पे ही खर्च किया जाए। मंदिरों के सर्वे की बात कर बिहार में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई बताया है और यूपी याद दिलाया है, तो वहीं बिहार सरकार सर्वे को जरूरी बताती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कूनो नेशनल पार्क में 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है, जिसको लेकर अब वन विभाग और वन मंत्री आमने सामने आ गए हैं। सूचना नहीं देने पर वन मंत्री ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि यह मनमाने ढंग से लिया गया फैसला है, जिससे चीतों को जान का खतरा भी हो सकता है। कूनो नेशनल पार्क के चीतों को लेकर वन विभाग और वन मंत्री आमने सामने आ गए हैं। वन मंत्री वन विभाग से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कूनो नेशनल पार्क में बंद 8 नामीबियाई चीतों में से 2 नर चीतों को शनिवार को शाम 6:30 बजे बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया। बाकी 6 चीतों को चरणबद्ध तरीके से छोड़ा जाएगा। वन विभाग के अपर प्रमुख सचिव JN कंसोटिया ने चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने की पुष्टि की, लेकिन बिना बताए चीतों को बड़े बाड़े में छोड़े जाने पर वन मंत्री विजय शाह नाराज हो गए। वन मंत्री ने कहा कि अफसरों ने जल्दबाजी और मनमाने ढंग से ये फैसला किया है, इससे चीतों की जान खतरे में पड़ सकती है। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाए गए सभी 8 चीतों का क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया है।
ये वही चीते हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को बाड़े में छोड़ा था। वन मंत्री विजय शाह का कहना है कि जिन चीतों को भारत लाने के लिए देश ने 70 साल लंबा इंतजार किया है, उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। उनके बारे में जल्दबाजी और जनप्रतिनिधियों को सूचना दिए बगैर कोई काम करना गैर जिम्मेदाराना है। वहीं इस पूरे मामले पर पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ जेएस चौहान का कहना है कि मंत्री जी ने पूरी बात सुने बिना ही फोन काट दिया। इसके बाद उनसे दोबारा संपर्क किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। चीता प्रोजेक्ट से जुड़े एक्सपर्ट का कहना है कि सभी 8 चीते अब बड़े बाड़े में छोड़े जाने की स्थिति में है। अगर कोई बाधा नहीं आई तो कुछ और चीतों को रिलीज किया जा सकता है। चीते छोड़ने से पहले चीता टास्क फोर्स के सदस्यों ने ड्रोन के जरिए बाड़े का पूरा प्रेजेंटेशन देखा। टास्क फोर्स के सदस्य एनटीसीए के आईजी अमित मलिक, पीसीसीएफ वन्य जीव जेएस चौहान, वन बल प्रमुख आर.के. गुप्ता और WIIA के डीन वाईवी झाला के साथ नामीबियाई एक्सपर्ट बट ने चीतों को छोड़ने को लेकर चर्चा की। इसमें तय किया गया कि चीतों को सेपरेट बाड़े में बंद हुए 50 से ज्यादा दिन हो गए हैं, इसलिए उनको बड़े बाड़े में छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए।